हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय में पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है यानी खंड ग जो है, इसमें पाठ्यपुस्तक सरयू जिसके गद्य भाग का पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, रचनाकार हरिशंकर परसाई। ये संशोधित पाठ्यक्रम में जो चीज आपके पाठ्यक्रम में रखी है उसी के अनुरूप है, यानी ये पाठ्यक्रम में पाठ है आपके 2020-21 का जो आगे बोर्ड ने पाठ्यक्रम तय किया है, में ये पाठ जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि सरयू के इस पाठ को, संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये पाठ निकालें और पृष्ठ संख्या 129 पर मेरे साथ इसका अध्ययन करें। तो देखिए बेटा, ऊपर की पंक्तियां 1, 2, 3 पैरे छोड़ करके देखिए। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ से अलग किस्म की होती होगी, नहीं सिर्फ तजुर्बे का फर्क है। मदर इन लॉ जो सास से मदर इन लॉ इंग्लिश के अंदर सास से अलग किस्म की होगी भाई। तो साधारण आदमी अपने साधारण आम बोलचाल की भाषा के अंदर अपने सास कहते हैं, लेकिन ये मदर इन लॉ जो बोल रहा है ये शायद सास से तो अलग होगी, तजुर्बे का फर्क है। यह जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती, परिवर्तन और बदलाव, अगर कहीं परिवर्तन और बदलाव आता है ऐसे जो लोग होते हैं वो होने भी नहीं देते। ये रूढ़िवादी, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, आडंबरों, पाखंडों में विश्वास करने वाले होते हैं। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपट। भाई पहला कदम ऐसे लोगों के दबाव में आना जो छोटी सोच के होते हैं, छोटे विचारों के होते हैं। आदमी महान विचारों से, बड़े अच्छे विचार जो होते हैं उनसे आदमी महान बनता है। तो यहां व्यंग्य कर रहा है, लेखक कह रहा है ऐसे लोगों के दबाव में रह करके जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखने वाले हैं, जिनके विचार और कर्म दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं, और वही लोग ऐसे लोगों की सानिध्य में रह करके आगे बढ़े, विश्वास करें, उनके अनुसार कर्मकांड को अपनाए, नहीं, ये उचित नहीं। पढ़े लिखे सूझवान बुद्धिवादी के लिए ये काम अशोभनीय है। बात यह है कि वह बीवी दे देती है, ठीक है, पत्नी मिलती है उससे, बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाते हुए बच्चों को देती है। ये आगे से आगे मनुष्य जीवन का क्रम है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। पीछे पीढ़ी आ रही है उसके बारे में कह रही है। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारी में बदल जाती है। अब जो क्रांतिकारी विचारधारा वाला होता है वो भ्रमों में, इन उलझनों में उलझ करके रह जाता है। ये एक विडंबना है अपने आप की। विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, यह एहसास हमारे भीतर बराबर गहराता रहना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया जो जाल है उस जाल में नहीं फंसना है। हमें पता है ये मिथ्या धारणा है, ये चीज कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। जो चीजें, जो बातें, जो सिद्धांत, जो संस्कार, जो आदर्श, जो परंपराएं व्यक्ति के प्रगति और उन्नति के मार्ग में बाधक बने, उनको काट देना चाहिए। अगर जो परिवर्तनकारी, क्रांतिकारी लोग वही इनमें उलझ जाए, इनमें फंस करके रह जाए, ये अपने आप के अंदर एक विडंबना बन करके रह जाता है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांति दर्शियों की हड्डियां तो इधर मेरे पास ही रखी हुई हैं और लोगों के पास होगी। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांति दर्शियों की हड्डियां तो
वो प्रयागराज के अंदर वहां की बात कर रहे हैं, वहीं उनके मित्र मिलते हैं तो वो कह रही हैं एक की बात नहीं है, 20-25 और क्रांतिदर्शियों की हड्डियां इधर मेरे पास रखी हुई है और लोगों के पास भी होगी। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई में बड़ी दिलचस्पी होती है। एक तरफ संस्कार, दूसरी तरफ विचार, सोच जो है बड़ी दिलचस्प होती हैं। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी। अब आगे एक तरफ संस्कार है, दूसरी तरफ क्या है, अर्थशास्त्र है। आधुनिक युग है, अर्थ प्रधान युग है, तो संस्कारों के ऊपर अर्थशास्त्र का कैसे प्रभाव पड़ता है वो उसका उदाहरण से लेकर जिक्र कर रहा है। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया। शहर के अंदर कोई संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई आयोजन, कोई कार्यक्रम था, उसमें भाग लेने के लिए लेखक वहां गया। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चले। वो साहित्यकार हाथ धोकर के पीछे पड़ गया। हरिशंकर परसाई के कहने लगा कि आप मेरे घर चलिए, जलपान कीजिए। हर बार आग्रह के साथ वे यह जरूर जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। हर बार, जितनी बार उन्होंने मेरे से आग्रह किया घर चलने के लिए, दबाव बनाया मेरे ऊपर, प्रत्येक बार वो सरिता का नाम अवश्य लेते, कहते कि सरिता ने भी कहा है। समझा सरिता जी इनकी पत्नी। अनुमान लगाया लेखक ने, हो सकता है कि बार बार जिस सरिता का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं, ये उनकी पत्नी हो। साहित्य पढ़ती होंगी, तो ये खुद साहित्यकार है, वो भी साहित्य पढ़ती होंगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होंगी, कुछ कविता आदि भी वो लिखती होंगी। चाय पीने पहुंचा, उनके आग्रह करने पर लेखक साहित्यिक रुचि के सज्जन के घर चाय पीने के लिए पहुंच गए। तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। बैठक से, जिस कक्ष के अंदर ये बैठे थे, पर्दे की तरफ मुंह करके, कमरे के अंदर जहां पर्दा लगा हुआ था, मुंह करके मेरे आने की कह दिया। मेरे मित्र सज्जन लेखक हरिशंकर परसाई है, वो पहुंच चुके हैं। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके आने के बाद क्या होता है, इसका मुझे अनुभव है। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में, आजकल आधुनिक जो परिवार है, अर्ध आधुनिक, आधे पूर्णतः नहीं है, आधे हैं, आधे पुरातन सोच के हैं, आधे यानी उन परिवारों की आधी सोच पुरातन है, आधी नहीं है। ऐसे दुविधाग्रस्त परिवारों में कोई बाहर से व्यक्ति आता है, कोई आगंतुक आता है, मेहमान आता है, के बाद में क्या होता है इसका मुझे अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती हैं, हम आपकी कहानियां पढ़ते। साहित्यकारों के बारे में आजकल आधुनिक ऐसे दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछ, यानी बहुत हंसते हैं आपकी कहानियों को, आपकी रचनाओं को पढ़ करके। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, दाम्पत्य संहिता का नियम, दाम्पत्य संहिता कौन सी होगी बेटा, पति पत्नी का जो जीवन है, इस जीवन से जुड़ी हुई आचार संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत न करे। दाम्पत्य जीवन की नियमावली की 73 संख्या, ये कटाक्ष है, व्यंग्य है बेटा, ये कहती है इस दाम्पत्य जीवन को आगे ले जाना है, चलाना है, तो पत्नी को अपना स्वतंत्र विचार है वो नहीं व्यक्त करना चाहिए। व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को, अगर लगे कि ये जरूरी है, उसमें पति को साथ ले लेना चाहिए, उसको जोड़ लेना चाहिए, वह पति को शामिल कर लेती है।
अगर ऐसा होता है तो पति को पत्नी शामिल कर लेती है, क्योंकि वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले, भूल जाती, पूछती है इस प्रकार से हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी, उस चीज के अंदर, उस बात के अंदर शामिल करती है। अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उसने नमस्ते कराया जाता है, बच्चा है वो अंकल जी को आकर के नमस्ते करता है। कहा जाता है अंकल तुम्हें बहुत मजेदार कहानियां सुनाएंगे, कहता भी है कि तुम्हें मजेदार कहानियां सुनाएंगे। कभी मुझसे वही बच्चे को कहानी सुना देने का आग्रह भी किया है, कभी मुझसे वही बच्चे को, कई बार ऐसा भी होता है मेरे से आग्रह किया जाता है कि वहीं आप बच्चे को कहानी सुनाएं। नुस्खे मेरे पास सब तरह के, मेरे पास इस प्रकार के तजुर्बे हैं, तरीके हैं, सभी हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखता हूं। प्रौढ़ परिपक्व जो होते हैं, जैसे मधुमेह, शुगर जिसको बोलते हैं, उनको डायबिटीज का नुस्खा रखता हूं। और बच्चों के लिए कुकुर खांसी का भी रखता हूं। मैं बच्चों को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूं, प्रसंगानुसार, बच्चों को बच्चों के अनुसार, परिपक्व प्रौढ़ जो होते हैं उनके अनुसार। मैं बच्चों को राक्षस की कहानी फौरन सुना देता हूं। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी उससे पहले के सुना देता हूं। बैठक में मैंने सोचा कि अभी सरिता जी बाहर आएगी और वही यांत्रिक चर्चा चलेगी पूर्व की तरह। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या नाली जी भी नहीं निकली। सरिता नदी को कहते हैं, उसकी छोटा रूप नाली। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद अंकल बजी, पति महोदय भीतर गए, चाय की ट्रे लेकर आ गए। अंकल बजी आवाज लगी, चाय तैयार है, ले जाइए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं गई। ये सभी मादा स्त्रियां हैं, उस घर में पर्दा कर रही थी, बिल्ली मादा थी, खुले में घूम रही थी। सांकल धातु युग से चली आती घरेलू कॉल बेल है, कॉल करने के लिए बैल घंटी बजाई जाती है, धातु युग से पुरानी थी, बेटा पुराने समय से। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगी, कुछ यहां मिले होंगे। वह पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो हाथ सांकल पर चला जाता है। यह स्वाभाविक चीज के जीवन में उसकी दिनचर्या में घुल चुकी है। घर में इधर आना जाना होता है, स्वाभाविक रूप से उधर उसका हाथ जाता भी है। मगर जब यह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था, सरिता ने भी आने को कहा। भाई परिवार की यह स्थिति है, आदमी ने किस वजह से, वो कौन सा कारण है, बार बार ये नाम ले रहा है, कह रहा है कि सरिता ने भी आने को कहा है। अंततः इनका इस तरह से सरिता जी का नाम लेकर के बुलाना, कहना का औचित्य क्या है। दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है। नेपथ्य, नेपथ्य होता है बेटा रंगमंच जो होता है, जहां नाटक खेला जाता है, कि पीछे का जो पर्दा लगा होता है भाग, जिसको नेपथ्य, जहां पात्र जो अपनी वेशभूषा आदि धारण करके आते हैं, तैयार होके आते हैं, पर्दे के पीछे का भाग एक कहीं। ये पूरा जो नाटक है, घर के अंदर जो चल रहा है, घटनाक्रम चल रहा है, उसमें रोल, उसकी उतनी भूमिका है कि वह नेपथ्य में पीछे क्या करती है, सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को, सरिता को भी मंच पर लाना है, मेरे सामने लाना है, प्रस्तुत करना है, तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए। फिर ये क्यों बंधन है, सांकल वाला बंधन क्यों है, किस लिए है। मगर तब वह थाली बजाने लगेगी, सांकल निकाल दी जाएगी तो वो थाली बजाएगी। 2 साल बाद फिर उस शहर में गया, समय निकल गया। 2 साल बाद में फिर उस शहर में जाना हुआ लेखक का। वे फिर मुझे चाय के लिए ले गए, वही महोदय पूर्व वाले। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया, अब बदला हुआ था। पिछली बार
रीता का बार बार नाम आ रहा था और इस बार रीता का कोई नाम नहीं था। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा, शायद इसीलिए अनुमान लगा रहा है कि पहले रंगमंच के पीछे से रीता जो सांकल बजाती थी, अब वो इस नाटक में से उसकी भूमिका को इसने काट दिया है। मैं बैठक में पहुंचा, पहले की तरह ही उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की। पिछली बार घोषणा की थी, इस बार घोषणा नहीं की है। ये अर्थ बड़ा चल रहा है बेटा, ध्यान देना, व्यंग्य के अंदर है, व्यंग्य किया जा रहा है इसमें। पर जरा देर बाद ही रीता जी ट्रे लेकर बाहर आई। इस बार कुछ नहीं किया। कुछ समय बाद न सांकल बजी न घोषणा की, बस चुपचाप स्वतः ही होता रहा। कुछ समय के बाद में रीता जी चाय पानी वाले ट्रे लेकर आई। एक आध औपचारिक बात की। पहले तो वो कहानियों के आदि कई बातें कहती है, पूछो ही मत, हम हंसते रहते हैं, इस तरह से लंबी चौड़ी उसकी भूमिका थी। बस औपचारिकता के तौर पर एक आध बात की, फिर घड़ी देखी, बोले आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल का वक्त हो गया। मैं चप्पल फटकारती सीढ़ी से उतर गई। वे चप्पल फटकारती। इसका मतलब पहले वो घर तक सीमित थी और अब 4 पैसे कमाने लग गई है, स्कूल के अंदर पढ़ाने लग गई है। समय की उपयोगिता को उसने समझ लिया है, समय का सदुपयोग करना वो सीख गई है। जब आदमी का ध्यान की सोच बदलती है, अर्थ कमाने की ओर होती है, तो पल पल जो समय निकलता है उसको वो पहचानने लग जाता है। उसका महत्व क्या है उसको वो जानने लग जाता है, समझने लग जाता है। रीता पति बोले स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। भाई अर्थ का महत्व पारिवारिक संचालन के लिए अर्थ का होना जरूरी है बेटा। कम है तो पारिवारिक खर्चे इतने होते हैं कि परिवार चल नहीं पाता है। आजकल पति और पत्नी दोनों को कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी यानी परिवार की जो गाड़ी है वो आगे चल पाती है। स्कूल में नौकरी कर ली, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। अकेला पति कमाए वो घर चला नहीं सकता है, परिवार का खर्चा अकेला व्यक्ति वहन नहीं कर सकता। समझ गया? अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दिए, पटक करके मार दिया। भाई पहले संस्कार थे बेटा इस परिवार के अंदर, पर्दा था, पर्दे के अंदर औरत घर के भीतर काम कर रही थी, आवाज लगा दी, खुद बोली नहीं, अंकल बजा दी, सुन करके वो ट्रे लेकर के आ गए। लेकिन इस बार न ट्रे बजाई, न घंटी सांकल बजाई है, न आवाज की है। थोड़े समय के बाद में वो स्वयं समझ चुकी है, ने फटाफट चाय वगैरह, नाश्ता, चाय पानी है जो सब कुछ तैयार किया, वहां रख करके एक आध बात पूछ करके वो अपने काम पर। इसका मतलब वे अर्थशास्त्र है वो भारी हो गया। हमारे जो संस्कार है, संस्कारों के ऊपर अर्थशास्त्र भारी होता जा रहा है। आज हम देख रहे हैं समाज में हो क्या रहा है, संस्कार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पैसा बड़ा हो गया, बड़ों का मान सम्मान करना, इज्जत करना, उनको सम्मान देना सब खत्म हो गए हैं। रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं। पैसा आना चाहिए और पैसे के लिए नैतिक अनैतिक सारे तरीके अपनाए जाते हैं। उचित अनुचित का ध्यान भी नहीं रखा जाता है। समाज उसके बारे में, लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, किसी को कोई परवाह नहीं है बेटा। और ये परिवार की बात नहीं है बेटा, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देखिए बेटा किस किस तरह से क्या क्या लोग करते हैं। दुनिया के अंदर हम बाहर देख रहे हैं क्या क्या तरीके अपनाते हैं, किस किस तरह से गलत तरीके अपना करके और लोग पैसा कमा रहे हैं। इसका मतलब है अर्थशास्त्र है उसकी ताकत ज्यादा है और अपनी ताकत का वो प्रयोग करके और
सनातन हमारे संस्कार जो चले आ रही हैं पीढ़ियों के अंदर, उनको खत्म करने जा रहा है। हमारे जमाने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, कि व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण है महंगाई। पहले औरत चार दीवारी में कैद थी, और देखिए बेटा, लेखक यह नहीं चाहता है कि औरत है वो चार दीवारी में कैद रहे, कि जीवन में स्वतंत्रता आनी चाहिए। इस समाज का विकास करना, उन्नति करनी है तो पुरुष अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए पति स्त्री का होना जरूरी है बेटा। आज हम देख रहे हैं पुरुष से कदम मिला करके आगे चल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो ये परिवर्तन आया, बदलाव आया है, एक तो ये है। इसके अलावा औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, तकनीक का विकास हुआ है। तो लेखक कह रहा है हमारे जमाने में नारी को जो मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन करने से नहीं, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण है मूल कारण, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और बढ़ती हुई महंगाई के कारण परिवार के जो खर्चे हैं उनकी भरपाई अकेला व्यक्ति नहीं कर पाता है। उनकी पूर्ति के लिए उसकी पत्नी को कमाना जरूरी है। तो लेखक इस महंगाई को उस मुक्ति का कारण मानता है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा। नारी मुक्ति उसके चंगुल से, घर की चार दीवारी से या उस कैद से उसको जो मुक्ति मिली है, उसके इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा। कौन सा? एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। ये बात अमर हो गई है। एक की कमाई से परिवार का काम चलता नहीं है, खर्चा उसका पूरा नहीं हो पाता है। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। अब हनन इसमें किसका हो रहा है? हमारे सनातन संस्कार है वो पिसते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। मैंने पूर्व में बता दिया, नैतिक अनैतिक सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। सरकार ने कानून बना दिए हैं बेटा। लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल की अगर उम्र पूर्ण है तो वो, अगर घर वाले उनके नहीं चाहते हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं, वहां जाकर के अपनी इच्छा के अनुरूप शादी कर सकते हैं। सरकार उनको सहयोग करती है। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला है। पहले लड़की की मां के संस्कारों ने जोर मारा और उसने हाय तौबा मचाया। पहले मां कहती रही नहीं, हमारे संस्कार इजाजत नहीं देते हैं। हमारे संस्कार तो यही है। परिवार के अंदर जब बच्ची बड़ी हो जाती है, पाल पोस करके शादी के जब योग्य हो जाती है, उसके माता पिता, घर परिवार वाले हैं, वो उसके योग्य वर्ग की तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, और जो हमारी पारिवारिक सीमाएं, मर्यादाएं होती हैं, उनमें रह करके उन संस्कारों को अपना करके उसकी शादी कर दी जाती है। उसके लिए उसने हाय तौबा किया, शोर मचाया। अर्थशास्त्र ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्थशास्त्र इन संस्कारों को नहीं मानता है। अर्थशास्त्र के आगे ये संस्कार फीके पड़ जाते। उसने संस्कारों को एक पटकनी दे दी, मात दे दी उनको। मां ने सोचा यह जो 15,000 दहेज के लिए, अब देखिए बेटा किस तरह से वो संस्कार उसके अंदर खत्म हो गए। शादी करते रुपया पैसा लगता, खर्चा लगता। वही जो पहले विरोध कर रही थी, अब इसके विचार जो बदले हैं, किसकी क्यों बदले हैं? किसके कारण बदले हैं? पैसे के कारण, खर्चे के कारण, और उन सब के ऊपर है वो अर्थशास्त्र। मां ने सोचा ये जो 15,000 दहेज के लिए रखे थे, सब बच गए, बचत हो गई हमारी। पैसा, पैसा, ताकत किस में है? पैसे में है। असली शक्ति है पैसा है बेटा, धन है। फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिल पाता। उन्होंने कार्ड बांट कर दावत शादी को स्वीकार कर लिया, सही हुआ। अब आदमी अब बदल क्यों रहा है? परिवर्तन जो बदलाव आ रहा है, ये सोच के कारण आ रहा है। हमारी सोच बदल रही है। लेकिन सोच क्यों बदली है? सोच के बदलने के पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही है वो है अर्थशास्त्र।
हाँ ठीक है, आदमी सफल वहीं होगा जहां उसके विचार मिलेंगे, हम इस बात को मानते हैं। और जो काम कर रहा है उस काम के अनुरूप उसके अंदर योग्यता, क्षमता और रुचि भी होनी चाहिए, तभी उसमें सफलता मिलती है, ये बात भी जायज है। लेकिन एक चीज के लिए अच्छा हो रहा है तो दूसरा नुकसान भी हो रहा है। सनातन हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार वो चीज है, संस्कार वो गुण हैं जो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन आज एक तरफ हम कुछ हासिल कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम हमारे सनातन संस्कारों की बलि भी तो दे रहे हैं। तो इस तरह से इस रचना के अंदर लेखक ने ये हमारे संस्कार और शास्त्रों की जो लड़ाई है वो किस तरह से है चली है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं वो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं और उन उदाहरणों के द्वारा यानी व्यंग्य करके, कटाक्ष करके अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो बेटा इस तरह से ये जो हमारी रचना है संस्कारों शास्त्रों की लड़ाई, तो ये परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देवें कि गद्य भाग के अंदर कि सरयू जो तीसरी इकाई पाठ्यक्रम की तीसरी इकाई है, इसके अंदर गद्य भाग के अंदर जो पाठ्यक्रम के अंदर पाठ शामिल किए गए हैं, मैं उनके नाम बोल रहा हूं तो आप ध्यान से मेरी बात को सुने। गुल्ली डंडा, ये कहानी पूर्व में मैंने पढ़ा दी है, ये भी पाठ्यक्रम में है। उसके बाद में मिठाई वाला, ये भी पढ़ा दी है, पाठ्यक्रम में है। शिरीष के फूल पढ़ाया जा चुका है, ये भी पाठ्यक्रम में है। पाजेब कहानी पढ़ाई जा चुकी है, ये भी पाठ्यक्रम में है। उसके बाद आलोपी संस्मरण है, ये पाठ भी पढ़ा दिया है। आओ अभी जो ये पाठ आपको करवाया है संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये भी पाठ्यक्रम में शामिल है। तो बेटा ये गद्य भाग के पाठ है। ये आज इस अध्याय को पढ़ाने के बाद में ये गद्य के पाठ आपके पूर्ण हो रहे हैं, यानी गद्य भाग आपका पूर्ण है। अब आगे जो वीडियो आएंगी उसके अंदर काव्यखंड के जो पाठ हैं उन काव्यखंड के पाठों का अध्ययन करेंगे, उन पर अपनी चर्चा रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।